के जून मंथ के करंट अफेयर्स के इंटरनेशनल सेक्शन को देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन को देखेंगे। ये मेरा जो सेशन है ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड, और इसमें काफ़ी सारे स्टैटिक कोर फैक्ट भी होंगे जो आपको क्या कहते हैं हेल्प करेंगे आपके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, आप अपने टॉपिक के साथ अपने आप मेंस के स्टैटिक पोर्शन को भी तैयार करते चलिए। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अब मैं बता दूं कि अगर आपको इस थोड़ा लेक्चर स्लो लगता है तो आप इसकी स्पीड को 2x तक भी सुन सकते हैं या फिर 1.75 यूट्यूब जैसे प्रिस्क्राइब करता है, आप उसको अपनी सुविधा अनुसार स्पीड से सुन सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने क्या क्या इसमें टॉपिक लिए हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है इनकी, उसको डिस्कस करेंगे क्या क्या उसके आउटकम्स आए। दूसरा पॉइंट है ट्रेड ट्रिप्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव टू BRI के बारे में देखा जाएगा कि BRI जो है उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव इस समय मौजूद है और इंडिया का किसमें मेजर रोल है ये भी देखेंगे। ब्रिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक, और ब्रिक्स में जो बैंक है NDB के बारे में देखा जाएगा। ठीक, उसके बाद देखा जाए कि इंडिया यूरोपियन रिलेशन यूनियन के बारे में देखेंगे और इनके रिलेशंस के बारे में देखेंगे। एजियन आइलैंड डिस्प्यूट, एजियन सी के आसपास जो आइलैंड्स हैं जिस पे क्या कहते हैं ग्रीस और टर्की का डिस्प्यूट है उसको देखा जाएगा। ठीक, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए बस वो रीज़न इम्पॉर्टेंट है। ओके, इंडिया बांग्लादेश फ्लैग ऑफ न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस के बारे में देखेंगे। ठीक, मिताली एक्सप्रेस एक न्यूज़ है, बस मिताली एक्सप्रेस के बारे में जाने रहिए। बांग्लादेश रिलेशन इससे इन्हेंस हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं और हमें एक कॉरिडोर मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने का, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाने का एक कॉरिडोर भी मिल जाएगा। 8 पॉइंट है पार्टनरशिप इन ब्लू पैसिफिक। देखिए, जो कुछ कंट्रीज़ जो मिलके पार्टनरशिप कर रही हैं तो काउंटर चाइना, उसके लिए देखेंगे। US सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स अबॉर्शन लॉ जो US में ओवरटर्न कर दिया गया उसके बारे में देखेंगे। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में अबॉर्शन पे क्या रूल है, MTP एक्ट के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इन अफगानिस्तान, ये देख लेंगे, थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शन है, बस देख लेंगे क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का। इंडिया अफगान रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी देखिए न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, तालिबान के साथ रिलेशन हम लोग के जो हिस्टोरिक रहे हैं उसमें तो हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है। बस इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में देखेंगे हम लोग और लोकेशंस देख लेंगे रिवर्स की, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ये सब देख लेंगे। US हिस्टोरिक गन वायलेंस बिल, अब ये तो US में हुआ लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ देखेंगे, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया में क्या ऐसा रूल है उसको देखेंगे। इजराइल ने अनकवर किया रेयरली नेगेव में मॉस्को, तो ये लोकेशन बस इंपॉर्टेंट है। वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट, इसके भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन से रिवर पे है ये भी देख लेंगे, वेस्ट सेती। उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है ये कितने रीजन से होकर गुजरता है, कितनी कंट्रीज से होकर गुजरता है, इसको देखेंगे। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव है BRI का, ये भी देखा जा रहा है, इसको देखेंगे। फिर इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरेट के बीच में कुछ क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डील हुई है, पार्टनरशिप हुआ है, उसको देखेंगे। और उनके कुछ नए नए प्रोग्राम जो ये लोग कर रहे हैं वो देखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट देख लेंगे। उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे जो कि नॉर्दर्न और सदर्न आयरलैंड को एक दूसरे को कहते हैं डाइसेक्ट करता है और एक बाउंड्री डेवलप करता है, उसको देख लेंगे, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक NATO के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए, पहला टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ। सिंस ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, ये देखिए टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, पहली बात तो WTO की। ठीक है, और ये हर 2 साल में एक बार मिलते हैं लोग। ठीक, तो इस बार हुआ, तो इस बार उन्होंने कोई डिस्कशन किया किस पे, पैंडेमिक था। देखिए, पोस्ट पैंडेमिक रीजन समय था तो रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक पे बात हुई
और जो क्या कहते हैं फिशरीज सब्सिडरी नेगोशिएशन पे भी बात चली। एक्चुअली क्या है कि हाई सीज़ में या फिर जो फिशेस को जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक पाइल्स हो जाते हैं। स्टॉक मतलब कि बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो फिशेस ख़राब होती हैं, सस्टेनेबल यूज़ नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी नेगोशिएशन हुआ। एग्रीकल्चरल इश्यूज़ में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी के लिए ऊपर बात हुई कि वर्ल्ड जब क्या कहते हैं फूड पब्लिक स्टॉक होल्डिंग होती है उसके बारे में डिस्कस किया गया, उसमें सब्सिडी का क्या रोल है। फिर उसके बाद देखा गया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में जो जाएगा असिस्टेंस उसमें देखा जाएगा कि उसके ऊपर क्या कहते हैं कुछ रोक लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। फिर WTO रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई एंड मॉरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के बारे में बात की गई कि इस समय जो ट्रेड इस समय बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रखा है, तो क्या इस समय कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है कस्टम ड्यूटीज़ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसके बारे में बात की गई है। तो इन कुछ टॉपिक्स पर क्या कहते हैं डिस्कशन किया गया कॉन्फ्रेंस में। तो पहले देख लेते हैं कि WTO कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है। देखिए टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी मैंने आपको बता दिया, यूजुअली मीट्स एवरी 2 ईयर, 2 साल में मिलते हैं, ठीक है। और WTO का एक कॉन्सेप्ट है, WTO में क्या होता है ना, 1 नेशन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, 1 वोट 1 वैल्यू। तो मान लीजिए WTO में वैसे भी 164 मेंबर हैं, तो सभी की वोट की वैल्यू एक समान होगी, ठीक है। यहाँ पर वीटो पावर कोई एक भी करेगा, वीटो एक भी यूज़ करेगा तो वीटो हो सकता है, अनलाइक UN, ठीक है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें तो P5 के पास पावर रहती है। तो इसमें देखिए WTO आर इन्वॉल्व इन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंड दे कैन टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स कवर्ड अंडर एनी मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जो भी मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होंगे कोई भी, हाँ, उस पर ये लोग डिसीजन ले सकते हैं, किसी ऑल मैटर्स पे, उनके ऑल मैटर्स पे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो आउटकम आए आपके 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स के। देखिए कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बोला गया कि वेवर ऑफ सर्टेन प्रोसीजरल ऑब्लिगेशन अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ना उसके अंडर में कुछ वेवर दिया जाए, प्रोसीजरल ऑब्लिगेशन दिया जाए, तो मेंबर एग्रीड हुए इस पर। दूसरी बात कही गई कि स्विफ्ट मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। देखिए स्विफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग पेटेंट कर लेते हैं वैक्सीन बनाने के बाद, तो क्या हुआ कि विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर स्विफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट किया जाए कोविड-19 वैक्सीन का, ये बात की गई है, ठीक है। ज़रूरत है, इस समय नीड है। डिमांड ऑफ इंक्लूड डायग्नोस्टिक्स एंड थेरापेटिक्स इन द एग्रीमेंट वॉज नॉट एग्रीड अपॉन दिस टाइम। देखिए इस बार देखिए डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक्स में कहते हैं एग्रीमेंट पे साइन नहीं हो पाया, इसके लिए अभी क्या कहते हैं डिसाइड करना बाकी है। और WTO सोच रहा है कि अगले 6 महीनों में इसको फिर से देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। फिर अगला एग्रीमेंट किया गया है डिसिप्लिन फिशरीज सब्सिडीज़ पे। तो अभी पहला तो देखिए कोविड-19 वैक्सीन के बारे में था, दूसरा था फिशरी सब्सिडी के बारे में बात किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि हार्मफुल फिशरी सब्सिडी पे तो अचीव हो गया है कि इन्होंने डिस्कशन कर लिया है और अचीव कर लिया सक्सेसफुली। क्या हुआ है कि इंक्लूड स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन ऑफ सब्सिडीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग। देखिए जो भी इलीगल हो रही है फ़िशिंग और अनरेगुलेटेड तरीके से हो रही है और जो रिपोर्ट नहीं हो पा रही है इनकी, उस पर स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन क्या कहते हैं लगाया गया है, और विद अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसपेरेंसी प्रोविज़न के थ्रू, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड एब्सोल्यूट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया है सब्सिडीज़ फॉर फिशिंग ऑन अनरेगुलेटेड हाई सीज़। जो अनरेगुलेटेड हाई सीज़ हैं ना, जो टेरिटोरियल वाटर होते हैं, उसके बाद जो वाटर होते हैं वो अनरेगुलेटेड हाई सीज़ कहलाती हैं, उसमें एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है सब्सिडीज़ पर फिशिंग के लिए। देखिए देयर इज़ प्रोविज़न ऑन ओवर फिश्ड स्टॉक। देखिए मैंने आपको बताया ना कि ओवर फिश स्टॉक्स हो जाते हैं, स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है फिश में, तो इससे क्या होता है कि सस्टेनेबल यूज़ नहीं हो पाता। तो सस्टेनेबिलिटी रूल फॉर सब्सिडीज़ रिगार्डिंग मोस्ट वनरेबल स्टॉक्स इन फर्स्ट फेज ऑफ एग्रीमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी रूल्स फॉर सब्सिडीज़ रिगार्डिंग मोस्ट वनरेबल स्टॉक्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं स्टॉक्स, जो मतलब कि अब मतलब ख़राब ही हो जाएंगे, उनके लिए
फर्स्ट फेज ऑफ एग्रीमेंट क्या किया गया है, फॉर द एग्रीमेंट रिगार्डिंग सब्सिडीज़ ऑन ओवर कैपेसिटी एंड ओवर फिशिंग टू इंटर इंटू फोर्स। मतलब ओवर कैपेसिटी और ओवर फिशिंग पे जो है ये क्या कहते हैं एग्रीमेंट है सब्सिडी का, ये फोर्स में आ चुका है और इसको डील किया गया है अंडर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14.6 के अकॉर्डिंग, ठीक है, और नीड टू बी कंक्लूडेड हो चुका है। देखिए 14 जो आपका एसटीजी कहता है वो लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करता है, ठीक। अब 14.6 में हम देख लेते हैं। देखिए क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है, देखिए ये बाई 2020 तक इसको कंक्लूड करना था। तो प्रोहिबिट करता है फिशरीज सब्सिडीज़ को जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, ओवर कैपेसिटी और ओवर फिशिंग में, प्रोहिबिट करता है फिशरीज सब्सिडीज़ को, और एलिमिनेट करता है सब्सिडीज़ को, और रिफ्रेन भी करता है फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग न्यू सब्सिडीज, मतलब एलिमिनेट कर दे सब्सिडीज़ को और निषेध करे या फिर बनाने से रोके नए सब्सिडीज़ को, उन तरह की कैसी सब्सिडीज़ को जो कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें, इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग में जो करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको टर्म याद करना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज करता है दैट इफेक्टिव स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, अगला जो डिस्कशन हुआ है फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर पे हुआ है। देखिए जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है फूड सिक्योरिटी पे, WTO मेंबर्स ने कमिटेड किया है अवॉइड अनजस्टिफाइड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड, ठीक है। फूड पे जो अनजस्टिफाइड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है उसको अवॉइड करा जाए। दे ऑल्सो एग्रीड टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी ऑन एनी एक्सपोर्ट, कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन परचेजेस होते हैं ना, वो जो उसको कम्प्लीटली एग्जाम कर देना चाहिए, ठीक, फॉर ह्यूमैनिटेरियन परचेजेस फॉर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से। हाउएवर देखिए इसमें क्या बोला गया कि अगर मान लीजिए इंटरनल फूड सिक्योरिटी कंसर्न है किसी देश में, तो उस क्या कहते हैं उसकी पहली प्रायोरिटी बन जाएगी, ठीक है। ये कंट्री के ऊपर ये उस कंट्री के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड दे कि ना दे। जैसे अभी क्या हुआ है इंडिया में वीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ इस बार। हम लोग क्या सोच रहे थे कि कहते हैं एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इतनी गर्मी पड़ी कि वीट का प्रोडक्शन कम हुआ, जिसकी वजह से इंडिया ने क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी एक समय बाद इंडिया जो है दे नहीं सकता, क्योंकि वो देखेगा कि उसके यहाँ खुद इतनी जो पॉपुलेशन है वो कैसे सफिशिएंटली यूज़ कर पा रही है उस गेहूँ का कि नहीं। तो यही बोला गया इस पॉइंट में, ठीक है। ऑन एग्रीकल्चर मेंबर्स वर नॉट एबल टू ओवरकम देयर डिफरेंसेस। देखिए एग्रीकल्चर पे भी डिफरेंसेस कम नहीं हुए हैं, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है एक्सटेंड किया ए मोरेटोरियम अप्लाइंग ड्यूटीज़ टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। तो देखिए मीटिंग ने रीच हुआ एग्रीमेंट पे पहुंची कि जो प्रतिबंध लगाना है, एक्सटेंड ए मोरेटोरियम ऑन अप्लाइंग ड्यूटीज़ टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है उस पर ड्यूटीज़ लगाना अंटिल नेक्स्ट, मतलब अभी क्या है एक्सटेंड कर दिया है उसको, ठीक है। देखिए क्योंकि बोला गया है कि जो प्राइसेस क्या कहते हैं इस समय बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रेड में बहुत ज़्यादा अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो इसी वजह से इसको अभी क्या कहते हैं फर्दर अगले नोटिस के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब देख लेते हैं थोड़ा, अभी तक हमने देखा 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या आउटकम निकले। अब देखते हैं जो स्टैटिक पोर्शन है WTO है क्या। देखिए मर्राकेश ट्रीटी हुई थी गैट की, ठीक, उरुग्वे राउंड ऑफ गैट 1994 उसने रिप्लेस किया गैट को किसके साथ, WTO के साथ। और 1995 में WTO इफेक्ट में आया था। फर्स्ट राउंड दोहा में हुआ 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। मेंबर देखिए मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ 164 मेंबर हैं अभी तक। लेटेस्ट कौन से है, अफगानिस्तान 164वां मेंबर था 2016 में, ठीक। गैट और WTO के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए गैट क्या है ना, एक क्या कहते हैं ट्रिटी है, जबकि WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म नहीं है गैट में, जबकि WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म है, यस।
ठीक। GATT was essentially concerned with traditional trade issues such as tariff and non-tariff barriers, ठीक है, इन इंटरनेशनल ट्रेड। जबकि WTO, देखिए GATT बेसिकली गुड्स की बात कर लें तो GATT इन सब से डील करता था, लेकिन सर्विसेज पे डील नहीं करता था। लेकिन WTO क्या करता है, इसके पास मोर क्या कहते हैं मतलब कि वाइड कैरिकेचर है, मतलब एक तरह से बोलिए कि एक्सटेंसिव कवरेज करता है। किस पे, IPR पे करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे करता है, सर्विसेज अमंग अदर्स पे भी करता है, सर्विसेज पे करता है। देखिए GATT के पास स्मॉल सेक्रेटेरिएट था विद नो इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन टू इम्प्लीमेंट दीज रूल, ठीक है। लेकिन WTO के पास जो है फुल फ्लेज सेक्रेटेरिएट है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है, ठीक है। WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, देखिए पहली बात तो नेगोशिएट हुआ उरुग्वे राउंड GATT का 1994 में मोरक्को, ठीक है। 1995 में WTO जब आया, कहते हैं फाउंड हुआ, तो AO भी ऑपरेशन में आ गया था, ठीक। इसमें क्या है कि डेवलप कंट्री टू मीट देयर रिडक्शन कमिटमेंट बाय ईयर 2000 एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है 2004 तक का इनको दिया गया कि जो सब्सिडी का एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात की गई है, एक तरह से सब्सिडी की बात की जा रही है, रिडक्शन कमिटमेंट की बात की गई कि 2000 तक डेवलप्ड कंट्री अपने आप को रिडक्शन कमिटमेंट को टारगेट को पूरा करेंगे और डेवलपिंग कंट्री जो हैं 2004 तक। लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी ना, उनको कोई भी रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, नो रिडक्शन वर रिक्वायर्ड, ठीक है। द एग्रीमेंट कवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे जो सब्सिडी दी जा रही थी ना, उसी की बात की जा रही थी। लेकिन एक्सेप्ट फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग प्रोडक्ट एज वेल एज रबर, सीसल, जूट, कॉयर एंड अदर एबेका, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में एक्सेप्ट जो फॉरेस्ट्री हैं और ये सब हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे बात की गई थी। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जो आगे देखते हैं हम लोग, तो जो डेवलपिंग गिव ये देता है ना, ये जो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपिंग नेशन को क्या देता है, एक्सटेंसिव फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू ऑफर प्राइस असिस्टेंस एंड पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। WTO रिलायबिलिटी देता है, एक तरह से एक छूट देता है डेवलपिंग नेशन को कि जो प्राइस असिस्टेंस है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए वो आप दे सकते हैं, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग आप कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, आपके यहाँ लोग पावर्टी, हंगर, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आप, और क्या कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व भी कम है, इकोनॉमी इतनी अच्छी है नहीं, तो आप पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो द स्टॉक्स आर परचेज टू बेनिफिट लो इनकम एंड रिसोर्सेज स्ट्रैप्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अच्छा, ये WTO परमिट करता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर दीज फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव एज वेल एज लॉन्ग एज ओवरऑल डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सब्सिडीज़। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि WTO कहता है कि डेवलपिंग नेशन जो है ना, वो आप सब्सिडीज़ दीजिए, एग्रीकल्चर डोमेस्टिक सब्सिडीज़ दीजिए, लेकिन डू नॉट एक्सीड द 10% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब 10% से ज़्यादा जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से आप ऊपर ज़्यादा सब्सिडी ना दीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट मत दीजिए, ठीक है, ये बोलता है। 3 पिलर्स ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये है कि 3 पिलर्स हैं जिस पे, जो कि स्पेसिफिक हैं और बाइंडिंग कमिटमेंट हैं, किस पे कहते हैं, जो कहते हैं कंट्रीज़ हैं, WTO मेंबर हैं, उन कंट्रीज़ पे ये स्पेसिफिकली और बाइंडिंग कमिटमेंट हैं। कौन कौन से, डोमेस्टिक सपोर्ट, मार्केट एक्सेस एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ के फॉर्म में है, ठीक। ये 3 पिलर्स हैं। तो हम जब डोमेस्टिक सपोर्ट की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इट कॉल्स फॉर रिडक्शन इन डोमेस्टिक सब्सिडीज़ डेट डिस्टॉर्ट्स फ्री ट्रेड एंड फेयर प्राइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिस्टॉर्ट करती है फ्री ट्रेड एंड फेयर प्राइसेस जो है मार्केट की, ठीक है। तो डोमेस्टिक सपोर्ट कहता है कि रिडक्शन, इट कॉल्स फॉर रिडक्शन इन डोमेस्टिक सब्सिडीज़, जो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ है उसमें रिडक्शन कीजिए, जो ऐसी सब्सिडीज़ जो डिस्टॉर्ट करती हैं फ्री ट्रेड एंड फेयर प्राइसेस को मार्केट की।
तो इसमें एक प्रोविज़न है एग्रीमेंट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, ठीक, जिसको रिड्यूस करना है 20% तक ओवर 6 पीरियड ऑफ 6 ईयर बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड 13% तक रिड्यूस करना है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बाय डेवलपिंग कंट्रीज़। एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक। अब जब एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं तो ये एक तरह से अमाउंट होता है, मनी स्पेंड करती है गवर्नमेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे, ठीक है, एक्सेप्ट द मनी स्पेंड इन ब्लू बॉक्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट अपने क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें मनी स्पेंड करती है, जिसको बोला गया है कि डेवलप कंट्री द्वारा 20% तक रिड्यूस करना है 6 साल में और डेवलपिंग कंट्री द्वारा 13% तक रिड्यूस करना है। तो ये मनी है गवर्नमेंट स्पेंड करती है, लेकिन इसमें किसको छोड़कर, जो ब्लू बॉक्स के सब्सिडीज़ हैं, जो ग्रीन बॉक्स की सब्सिडीज़ हैं उनको छोड़ के, और जो डी मिनिमस लेवल जो होता है जिसको बोलते हैं कि ऐसा अमाउंट जो कि क्या कहते हैं डिस्टॉर्ट तो करता है ट्रेड को लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करता है, और वो अलाउ होता है उस सपोर्ट देना, ठीक है। वो सपोर्ट आप दे सकती है गवर्नमेंट, जो कि है 5% वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर डेवलप कंट्री और 10% है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो डी मिनिमस लेवल बोलते हैं उसको, मिनिमस लेवल, ठीक है, मिनिमम अमाउंट होता है ये। तो इन सबको छोड़कर, इन सबको माइनस कर दो आप गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में से, टोटल मनी जो स्पेंड करती है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, माइनस टोटल अमाउंट ऑफ ब्लू ग्रीन बॉक्सेस सब्सिडीज माइनस डी मिनिमस लेवल प्रेस्क्राइब्ड इन AOA, ठीक है, उसे बोलते हैं एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट। अब हम बात करते हैं ग्रीन बॉक्सेस, एम्बर बॉक्सेस और ब्लू बॉक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो ग्रीन बॉक्सेस क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि ऐसी सब्सिडीज़ जो क्या कहते हैं डिस्टॉर्ट नहीं करती ट्रेड, या फिर करती हैं तो बहुत ही मिनिमल डिस्टॉर्शन होता है, और वो जो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होती हैं और मस्ट नॉट इन्वॉल्व इन प्राइस सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है, प्राइस सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होती, इसीलिए उनको क्या कहते हैं AMS से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक, उन्हें बोलते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़। अच्छा, इसमें क्या कैसे हो सकते हैं सब्सिडी, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं, कुछ मतलब पैसा खर्च हो रहा है, रीजनल डेवलपमेंट में आप प्रोग्राम में आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। ग्रीन बॉक्सेस सब्सिडीज़ आर देयर फॉर अलाउड विदाउट लिमिट्स, किसी भी लिमिट्स के बिना ये अलाउ की जाती हैं, प्रोवाइडेड दे कंप्लाई विद द क्राइटेरिया, पॉलिसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्बर बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करता है ट्रेड को, WTO कहता है, ठीक है। ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर दैट कंसीडर टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड फॉल इनटू एम्बर बॉक्स, ठीक है। दीज इंक्लूड मेजर्स टू सपोर्ट प्राइजेस। देखिए ये सब क्या, ये जो इसके मेजर्स हैं सपोर्ट करते हैं प्राइजेस के, और सब्सिडीज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्वांटिटीज़, जो प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ हैं उनको डायरेक्टली ये सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये डिस्टॉर्ट करते हैं ट्रेड को। इसी वजह से ये क्या कहते हैं AMS, वाई इट इज़, दैट्स वाई इट इज़ सपोर्ट्स AMS, मतलब एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। ब्लू बॉक्सेस की बात करते हैं। देखिए जब एम्बर बॉक्स में कुछ कंडीशन लगा दी जाती है ना, तो कंडीशन आर डिज़ाइन टू रिड्यूस और डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं ब्लू बॉक्स, क्या कहते हैं सब्सिडीज़। एनी सपोर्ट दैट वुड नॉर्मली बी द एम्बर बॉक्स इज प्लेस इन द ब्लू बॉक्स इफ़ द सपोर्ट ऑल्सो रिक्वायर्स फार्मर्स टू लिमिट प्रोडक्शन। अगर वो क्या कहते हैं सपोर्ट जो है फार्मर के प्रोडक्शन को लिमिट करना हो तब भी, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर नो लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं है स्पेंडिंग ऑन ब्लू बॉक्सेस सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी में कोई लिमिट नहीं है स्पेंडिंग का, इसीलिए AMS से एग्जेम्प्ट की जाती हैं, लेकिन ये सपोर्ट करती हैं प्राइस प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ को, प्राइस रेगुलेशन को, ठीक है, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, ठीक है, एम्बर सब्सिडी, इस वजह से इनको AMS में रखा जाता है। चलिए अब मार्केट एक्सेस की बात करते हैं। मार्केट एक्सेस मीन्स द राइट विच एक्सपोर्टर हैव टू एक्सेस फॉरेन मार्केट। सिंपल सी बात है कि देखिए अब मान लीजिए एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक कंट्री है और एक B कंट्री है, ठीक।
एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। तो ए का जो प्रोडक्ट है वो बी में जाना चाह रहा है और बी का प्रोडक्ट ए में आना चाह रहा है। लेकिन क्या होता है कि ए के पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब जो किसान है, एक कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है, जो कंपनीज़ हैं उतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन बी के पास बहुत सारी पावरफुल कंपनीज़ हैं। तो ए का प्रोडक्ट बाहर वहाँ जाना चाह रहा है, लेकिन बी जो कह रहा है कि देखो हम तुम्हारे पर इंपोर्ट कॉस्ट इतना लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी इतना लगा देंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट हमारे यहाँ महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो बिकेगा नहीं, तो तुम्हें लॉस ही होगा, और इससे कहते हैं एक इकोनॉमी में इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक। और अगर मान लीजिए ए में क्या कहते हैं, एक में क्या होता है कि ए में सारे प्रोडक्ट आते हैं और इनके पास पैसे खूब हैं, तो इन्होंने कुछ कम रेट पे उतार दिया मार्केट में। अब जब कम रेट में ए में उतार देंगे बी वाले, तो जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ की ख़राब हो जाएगी, इससे और इम्पैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रेड डिफिसिट होने लगेगा, यहाँ की इकॉनमी कहते हैं सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो यही बोला जाता है मार्केट एक्सेस में, राइट विच एक्सपोर्टर हैव टू एक्सेस फॉरेन मार्केट। इन सिंपल टर्म दिस प्रोविजन कॉल्स फॉर एक्सेस टू इम्पोर्टेड एग्रीकल्चर गुड्स इन द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, एक्सेस टू इम्पोर्टेड एग्रीकल्चर गुड इन मेंबर कंट्रीज। मार्केट एक्सेस इंक्लूड प्रोविजन ऑफ टैरिफिकेशन, टैरिफ रिडक्शन एंड ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, टैरिफिकेशन, टैरिफ रिडक्शन और ट्रेड फैसिलिटेशन। अभी जो मैंने समझाया ये वाला एग्जांपल ना, इसको अभी आप इम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे कैसे। देखिए, टैरिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स सच एज कोटा, वेरिएबल लेवाइज, मिनिमल इंपोर्ट प्राइसेस, डिस्क्रिशनरी लाइसेंसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी होती हैं, नीड टू बी एबॉलिश्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट टैरिफ। इक्विवेलेंट टैरिफ बना देंगे तो अब क्या होगा कि मान लीजिए हमारा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो दूसरे कंट्री में जाएगा तो इक्विवेलेंट टैरिफ लग जाएगा, तो उस मार्केट में उतरेगा तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, वो डोमेस्टिक से भी compete कर पाएगा। ठीक है। टैरिफ रिडक्शन, आफ्टर टैरिफिकेशन टैरिफ रिडक्शन प्रोविजन मेंशन अमाउंट टैरिफ रिडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम कंट्री। ठीक। डेवलप्ड कंट्री हैव रिड्यूस्ड टैरिफ बाय 36% फ्रॉम टैरिफिकेशन and with the minimum rate of tariff reduction of 15% for each item over a 6 period। ठीक, मतलब कि ये एक तरह से रेट ऑफ कहते चेंज होता है टैरिफ रिडक्शन। WTO कह रहा है कि इस तरह से करना है आपको। ठीक। बट डेवलपिंग कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टैरिफ बाय 24% फ्रॉम टैरिफिकेशन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। लीज डेवलप कंट्रीज़ के लिए मेंबर वर रिक्वायर्ड टू बाइंड ऑल एग्रीकल्चरल टैरिफ, जितनी भी एग्रीकल्चर टैरिफ है उससे बाइंड रहें, बट नॉट टू अंडरटेक टैरिफ रिडक्शन, सीधी सी बात है। टैरिफ कंसेशन फॉर इम्पोर्ट मस्ट बी मेंटेन एट 1986-88 लेवल एट लीस्ट। ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करते हैं। This is provision for certain percentage of agriculture product should be made from imported agriculture product in domestic consumption। ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब यही है सिंपल सा कि ए और बी दो कंट्री हैं, अगर ए बी दो कंट्री हैं तो सिंपल सी बात है कि ए के पास कोई मान लो बी जो है डेवलप्ड है, हाँ, और डेवलपिंग है ए, तो बी के प्रोडक्ट ए में जा रहे हैं, तो फैसिलिटेट करना है कि मान लो ए के पास जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बिक रहे हैं, तो बी को भी कुछ परसेंट जो है वहाँ पे बेचने के लिए इंपोर्टेड जो आइटम है वो बेच सकता है, और एक फैसिलिटेट करेगा कि ए जो यहाँ के लोग हैं, ए वाले जो लोग हैं वो बी के आइटम को भी खरीद सकते हैं, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा। ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज़ होगा। तो डेवलप्ड कंट्री मस्ट प्रोवाइड एक्सेस एटलीस्ट 5% तक का इंपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो दे सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं इन डोमेस्टिक कंजम्पशन में बाई ईयर 2000, जबकि डेवलपिंग कंट्री जो है 5% तक का ही करेंगे, लेकिन वो 2004 तक कर लेंगे, ऐसा बोला गया WTO में। ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या है, एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम दिस प्रोविजन से। ओके। एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात करते हैं। किस पे? सब्सिडी ऑन इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर, making export cheaper or other incentive for export such as import duty, remission etc. are included under export subsidies। ठीक है।
एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ यही है कि एक्सपोर्ट पे सब्सिडी मिल जाती है और इसकी वजह से एक्सपोर्ट थोड़ा करना सस्ता होता है, ठीक है, और अदर इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट मिल जाते हैं एज इम्पोर्ट ड्यूटी रिमेशन एक्सेट्रा, तो यही एक्सपोर्ट सब्सिडी में इंक्लूड हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि अब इससे क्या होता है, डंपिंग ऑफ हाईली सब्सिडाइज एंड चीप प्रोडक्ट जो होते हैं अदर कंट्री में जाते हैं और डैमेज क्या करते हैं, डैमेज करते हैं डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑफ अदर कंट्रीज़ के, ठीक है। जब सब्सिडी मिला रहेगा तो आपका प्रोडक्ट सस्ता रहेगा, आपकी गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्ट पे सब्सिडी दे रखी है, तो आपको कोई चीज़ 100 रुपये अपने जेब से ला कर भेज दी थी, अब वो आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो मार्केट में वहाँ पर उतर रहा है, आपका 10 रुपये जा रहा है, तो अब क्या कहते हैं 10 गुना और भेज सकते हैं। जब 10 गुना और भेज सकते हैं तो अब उधर डंप करेंगे दूसरे मार्केट में, तो वहाँ पर तो ये चीज़ सस्ती रहेगी ना दूसरे कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट, तो ये एक तरह से डोमेस्टिक एग्रीकल्चर के वहाँ को ख़राब करेगी, मार्केट को भी, इकॉनमी को भी ख़राब करेगी, यही चीज़ है। तो पीस क्लॉज की बात करते हैं। देखिए 2013 में एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो उसने पीस क्लॉज की बात की थी, टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, एड्रेस डिसएग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज अबाउट फूड सब्सिडीज़ के बारे में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू विद दिस आर्टिकल, इफ डेवलपिंग कंट्रीज डिड एक्सीड इम्पोज कैप ऑफ 10% ऑन सपोर्ट ऑफ फॉर फार्मर्स, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वुड नॉट बी ब्रॉट अगेंस्ट देम। तो इसमें यही बोला गया था कि आर्बिट्रेशन जो मतलब कि प्रोसीडिंग्स होगी उनके खिलाफ नहीं जाएंगी अगर मान लीजिए वो 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ वाले, तो इसी को बोला गया कि पीस क्लॉज। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, ट्रिप्स पे। सेकेंड टॉपिक है हमारे ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये भी एग्रीमेंट है, ये भी एग्रीमेंट ही है एक तरह से WTO का, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके। The agreement on trade related aspect of intellectual property right is an international legal agreement, ठीक है, between the member nation कितने 164 हैं of WTO, ठीक है। एम क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल गारंटी करना है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड को गारंटी लेनी है, ठीक है, एक तरह से टू प्रोवाइड लीगल कंसिस्टेंसी दैट इनेबल्स इनोवेटर टू मोनेटाइज देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन मल्टीपल कंट्रीज। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई, आपने कोई चिप डिज़ाइन किया, ठीक है, तो आप उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ओनर हुए, ठीक है। अब आप चीज़ कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये कौन इंश्योर करेगा, WTO इंश्योर करेगा, ठीक है। आपकी चीज़, आपका पेटेंट कोई नहीं ले सकता, आपका वो IPR है वो। अगर मान लीजिए आपको बेचना भी है तो आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, मोनेटाइज कर सकते हैं। टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में देखते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। पेटेंट के बारे में देखते हैं। देखिए कोई भी फ्रेश, यूज़फुल और नॉन ऑब्वियस इनोवेशन होता है जो वो एलिजिबल होता है पेटेंट के लिए, विच ग्रांट द होल्डर ओनली, जो बनाता है उसको ओनली राइट देता है और वही उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर सकता है द इनोवेशन को, और उसके लिए टाइम होता है, देखिए पेटेंट दिया जाता है लगभग 20 साल के लिए। कॉपीराइट की बात करते हैं। इट ग्रांटेड फॉर लिटरेरी, देखिए लिटरेरी के लिए दिया जाता है, सिनेमेटिक, म्यूजिकल वर्क्स के लिए दिया जाता है, और कॉपीराइट होल्डर जो होता है सोल अथॉरिटी होता है टू मैनेज द रिप्रोडक्शन, उसके रिप्रोडक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए ऑफ दोज वर्क, जो प्री डिटरमाइंड होता है अमाउंट ऑफ टाइम, जो टाइम दिया जाता है उसके हिसाब से। ट्रेडमार्क की बात करते हैं। ट्रेडमार्क कहाँ पे यूज़ होता है, एक डिस्टिंग्विशिंग सिंबल होता है यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वेरियस बिजनेस। जो आप बिजनेस देखते होंगे उसमें बहुत सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, तो वो एक सिंबल की तरह यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इट प्रोटेक्ट्स द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस, स्टाइल और डिज़ाइन ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एक्सेट्रा। जियोग्राफिकल इंडिकेटर के बारे में देख लेते हैं। सम प्रोडक्ट्स ट्रेस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स like their unique quality or reputation, ठीक है, to the place where they were grown and developed. Geographical indicators are awarded to such items, ठीक है, उनको दिया जाता है। GI used to distinguish manufactured organic and agricultural products, ठीक है, जनरली इसी को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप देखते नहीं हैं बिहार में लीची का GI टैग मिला है, जैसे दार्जिलिंग टी को GI टैग मिला है,
बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी लोकेशन के लिए बहुत स्पेसिफिक होती हैं, वहीं जनरेट होती हैं। और क्या कहते हैं, जीआई टैग देने से फ़ायदा ही क्या होता है जानते हैं, वो मतलब कि पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट पे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा वो उसको देखा जाता है, उसके इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ बढ़ जाता है उसका, ठीक, और इससे इकॉनमी ही बूस्ट होती है। सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है, WTO एडमिनिस्ट्रेट करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट इंटेंड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर स्टेट फूड सेफ्टी रेगुलेशन as well as animal and plant health policies regarding imported pest and illness, ठीक है। तो WTO एडमिनिस्ट्रेट करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट इंटेंड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, इम्पोज करना रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर स्टेट्स, किस लिए करना होता है, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए, एज वेल एज एनिमल एंड प्लांट हेल्थ पॉलिसीज़ के लिए, जो साइटोसैनिटरी इनको बोलते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग इम्पोर्टेड पेस्ट, जो इम्पोर्टेड पेस्ट होते हैं एंड इलनेस, उनसे जो जनरेट इलनेस होती है उनके रिगार्ड के लिए ये मेजर्स लिए जाते हैं, सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी। अब वो सैनिटरी से ऐसे ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, सैनिटरी एक तरह से हाइजीन के पर्पज़ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, गैट्स की बात करते हैं, ये रेगुलेशन बनाता है दैट गवर्न्स ट्रेड इन सर्विसेज अमंग WTO मेंबर्स, जो WTO मेंबर्स में जो ट्रेड इन सर्विसेज में इस तरह से रेगुलेशन बनाता है, इसका काम है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड इन सर्विसेज में। पैरेलल इंपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, इफ़ द फर्म ओनिंग द पेटेंट इज़ अनविलिंग टू सप्लाई दैट पेटेंटेड मेडिसिन एट अ चीपर प्राइस, तो पैरेलल इंपोर्टेशन जो होता है इज़ द एक्ट ऑफ इम्पोर्टिंग फार्मास्यूटिकल एट रिड्यूस प्राइस टू एड्रेस पब्लिक हेल्थ कंसर्न। मान लीजिए कोई पब्लिक हेल्थ कंसर्न है और जो फर्म है वो क्या कहते हैं, पेटेंट को मतलब कि चीपर प्राइस में देने मना कर रही है, तो पैरेलल इंपोर्टेशन का यूज़ करते हुए उसको रिड्यूस प्राइस पे पब्लिक हेल्थ कंसर्न में उसको तुरंत वो डिप्लॉय कर दिया जाता है। और कंपलसरी लाइसेंसिंग में क्या होता है, विथ कंपलसरी लाइसेंसिंग ए गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन एक्सपीरियंसिंग ए हेल्थ क्राइसिस, मान लीजिए हो रहा है, और डिमांड है फार्मास्यूटिकल्स की, प्रोड्यूस करना है एंड उसको सोल्ड करना है रिड्यूस कॉस्ट पे, हाँ, बेस्ड ऑन लाइसेंस दैट इज़ प्रोवाइड, जो लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। दिस परमिट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक कॉपीज़ ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट। ये कंपलसरी लाइसेंस क्या करता है, जेनरिक कॉपीज़ होती है पेटेंटेड प्रोडक्ट्स की, उसको बनाता है विद द पेमेंट टू पेटेंट होल्डर को पेमेंट के साथ, ठीक है। ये कंपलसरी लाइसेंसिंग का काम होता है। अब कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, जैसे टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड के बारे में देख लेते हैं, ठीक। इंश्योर करना, एम्स टू इंश्योर द टेक्निकल रेगुलेशन, स्टैंडर्ड एंड कन्फॉर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी ऑब्स्टिकल टू ट्रेड, ठीक। थ्रू इट्स ट्रांसपेरेंसी प्रोविजन इट ऑल्सो एम्स टू क्रिएट प्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ये इंश्योर करता है एक तरह से ट्रेड रेगुलेशन को, स्टैंडर्ड को, उसकी कॉन्फॉर्मिटी को, असेसमेंट प्रोसीजर को, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो अननेसेसरी ऑब्स्टिकल होते हैं ट्रेड के, उसको भी ये इंश्योर करता है ओवरकम करने की, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी प्रोविजन की वजह से इसका एम जो है मतलब कि एक प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। एंटी काउंटरफीटिंग ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं। इट इज़ ए मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, ठीक है, with the aim to setting global guidelines for protection of intellectual property. It would establish a new regulation organization and setting existing venues, ठीक। World Intellectual Property Organization or UN to address copyright infringement on the internet. Generic drug fraud, counterfeit goods. In 2000 it was signed. ये 2011 में साइन किया गया था। एक तरह से ये चेक रखता है सभी चीज़ों पे कि कहीं कुछ गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, जैसे कॉपीराइट का मिसयूज़ ना हो रहा हो या फिर किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मिसयूज़ ना हो रहा हो, उनके इन्फ्रिंजमेंट को देखता है एंटी काउंटरफीट ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू देखा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये लीगल कंट्रोल है
on individual have their own creative works is known as intellectual property. These works of art are protected by laws governing intellectual property. देखिए protected by laws हो गए. IP rights as distinct to rights over actual property only allow its owners to temporarily bar others from using their inventions. ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा. अब देखते हैं कुछ ड्यूटीज़ जो इम्पोज करता है WTO. जैसे सेफ गार्ड ड्यूटी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, और आपका एक ड्यूटी होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी. ठीक है, अंडर WTO फ्रेमवर्क ए सेफ गार्ड इज इंटेंडेड टू बी लिमिट ग्लोबल कॉमर्स. ठीक, इन ऑर्डर टू शील्ड ए पर्टिकुलर डोमेस्टिक इंडस्ट्री. मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे कोई इंडस्ट्री है ए के पास और बी के पास, तो डंपिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री में. आप इतनी सब्सिडी दे दो एक्सपोर्ट के लिए, आप दूसरी कंट्री में जाके डंपिंग कर रहे हो तो उसको डोमेस्टिक मार्केट उसकी ख़राब हो जाएगी. समझ रहे हैं? तो उसको बचाने के लिए, शील्ड करने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लगती है. शील्ड द पर्टिकुलर डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन सच एज डंपिंग एंड सब्सिडीज आर सब्जेक्ट टू काउंटर वेलिंग ड्यूटी. ठीक है, मैनी नेशन सब्सिडाइज देयर ओन प्रोडक्ट मेकिंग देम इनएक्सपेंसिव इनफ टू बी एक्सपोर्टेड. ठीक है, तो द इम्पोर्टिंग ऑफ नेशन में यूज़ CVD. अब जो इंपोर्ट करेगा वो CVD का यूज़ कर सकता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी का लास्ट रिजॉर्ट की तरह रूप में. और एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा देगा. CVDs होती हैं, एंटी सब्सिडी ड्यूटीज़ होती हैं. मान लीजिए A जो है वो B के पास भेज रहा है, खूब एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रखा है, इसके B के पास पहुँचेगा, डोमेस्टिक मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी, तो इसके डोमेस्टिक मार्केट ख़राब हो जाएगी. तो B क्या करेगा, इस पर CVD लगा देगा. तो अब CVD लगा देगा तो डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन रहेगा उसके डोमेस्टिक मार्केट के साथ भी और जो A से जो प्रोडक्ट हैं उससे भी. तो तब क्या कहते हैं, एक तरह से तब आपका वो एक बैलेंस बना रहेगा. ठीक है, मार्केट ख़राब नहीं होगी. ऑल्दो द ड्यूटी इज़ रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज़, द फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको इन्फोर्स करती हैं. फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसको इन्फोर्स करती है. अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगती है. ठीक, होती है. एंटी डंपिंग ड्यूटी इज़ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ दैट डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स दैट बिलीव्स आर प्राइस बिलो फेयर मार्केट वैल्यू. बस खत्म. अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. देखिए ये उसमें दिया था. ठीक है, तो देख लेते हैं इस टॉपिक को ज़रा सा. ये न्यूज़ में क्यों था, यूनाइटेड नेशन ने एम किया है कि रेज करो $200 बिलियन ओवर 5 ईयर टू फंड नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज अंडर ए G7 इनिशिएटिव एम एट काउंटरिंग चाइनाज बेल्ट रोड इन प्रोजेक्ट को. ठीक है, अब न्यूज़ के बारे में देखते हैं. देखिए 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग मनी फ्रॉम G7 पार्टनर एंड प्राइवेट इन्वेस्टर एम टू रीच 600 बिलियन करना है. ठीक है, what was the first introduced last year during G7 in UK under the same name, Build Back Better World is now being officially launched by rebranded B3W. ठीक है, यही B3 हो गया, B3W नाम से. The partnership of global infrastructure and investment on PGII currently refers to the initiative. अब जरा PGII के बारे में देख लेते हैं. देखिए ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं. ये तो बस एक स्टोरी थी कि अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है. ठीक है, अब ये PGII के बारे में आपसे पूछ सकता है. इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए इनिशिएटिव है किसका, G7 का. पहली बात तो अल्टरनेटिव टू जो क्या कहते हैं प्रोवाइड कर रहा है, अल्टरनेटिव एस्टिमेटेड $1 ट्रिलियन इन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कर रहा है चाइना, उसके लिए अल्टरनेटिव है ये. ठीक है, इसके 4 मेजर कैटेगरीज हैं, ये याद रखिएगा. क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रहा है, हेल्थ सिस्टम के लिए काम किया जा रहा है इसके थ्रू, जेंडर इक्वलिटी और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू काम किया जा रहा है. ठीक है, ए डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइज इन द हार्ट ऑफ PGII. मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है आपको मैंने बताया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, आप याद रखिएगा. यूटिलाइजिंग लिमिटेड पब्लिक मनी. देखिए जो क्या कहते हैं वो अगर स्टेटमेंट आ सकता है कि इसमें आपका स्टेटमेंट ये पूछ सकता है कि जो ये PGII के थ्रू जो मनी की जा रही है, यूज़ किया जा रहा है, वो सिर्फ गवर्नमेंट फंडेड है. नहीं, गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, पब्लिक फंडेड नहीं है. वो इंक्रीज लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इसमें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसमें. ठीक है, लिमिटेड पब्लिक मनी है लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. ठीक,
अबाउट G7। अब जरा G7 के बारे में देख लेते हैं। देखिए G7 एक इनफॉर्मल फोरम है, इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज नेशन का, लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का एक इनफॉर्मल ग्रुप है, सॉरी। देखिए ये एनुअली मीट करते हैं, डिस्कस करते हैं इशू ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस पे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे, एनर्जी पॉलिसीज़ पे, ठीक है। मेंबर जो हैं इनके कौन कौन से हैं? देख, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इनके कोर मेंबर हैं, कोर मेंबर हैं ये। कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इन एडिशन टू कोर नेशंस देयर आर अदर इनवाइटेड नेशन होते हैं, जैसे जो डेमोक्रेसीज़ हैं, क्लासिफाइड इमर्जिंग इकोनॉमी हैं, जैसे रिसेंट सबमिट एग्जांपल इंडिया वाज इनवाइटेड अलॉन्ग विद अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका एज अ गेस्ट, ठीक। There are also various organizations such as IMF, World Bank, WHO that are part of international governance. देखिए रशिया ने G7 को ज्वाइन किया था 1998 में, G8 बन गया था, बट एक्सक्लूड कर दिया गया 2014 में जब उसने क्रीमिया को इनेक्स किया था। यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट अटेंडेड एनुअल समिट वो अटेंड करता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि यूरोपियन यूनियन जो है वो मेंबर है G7 का, नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तरह से, ठीक है। लाइफ कैंपेन के बारे में देखते हैं। रिसेंट G7 समिट में इंडिया ऑल्सो हाईलाइटेड ग्लोबल इनवाइटी इनिशिएटिव फॉर लाइफ। लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि जितने भी आपकी लाइफ स्टाइल है, जो जितने भी आपकी लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से आपकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए, इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल हो जाए, इसी को इंकरेज किया गया है। इंडिया ने इसमें हाईलाइट किया था इस कैंपेन को, ठीक है। और आइडिया जो है लाइफ का इंट्रोड्यूस किया हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ड्यूरिंग 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पार्टीज़ में, क्लाइमेट जिस वो ग्लासगो में हुई थी, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, मिशन सीक्स टू क्रिएट इकोसिस्टम दैट विल रीइंफोर्स एंड इनेबल इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर टू सेल्फ सस्टेनेबल, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तरह से लाइफस्टाइल जो है इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यही बात है। G7 समिट में ये हाईलाइट किया गया इसको, और 26 जो कॉप था उसमें क्या कहते हैं इसको इंट्रोड्यूस किया था नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के। उसके बाद हम देखते हैं इट्स गोल इज़ लिव टू ए वे लाइफ दैट रिस्पेक्ट टू डजंट डिस्ट्रॉय इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना करे। एक टर्म बोला गया इसमें, प्रो प्लैनेट पीपल आर दोज हु लेड सच ए वे ऑफ लाइफ, जो इस तरह की लाइफ को जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनवील्ड द P3 मूवमेंट, इसको बोला गया प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट, विच हाईलाइट्स इंडियाज प्लेजेस टू कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम्स डेवोस एजेंडा 2022 कॉन्फ्रेंस। ओके, अब हम BRI के बारे में देख लेते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। देखिए तो पहले बात तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक। और ये एंशियंट सिल्क रोड पे बनाया जा रहा था, एक तरह से पाथ ऑफ एंशियंट सिल्क रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसका है? चाइना का है। फर्स्ट अनाउंस बाय चाइना 2013, रिफर्ड एज ओवर वन बेल्ट वन रोड अंटिल 2016 तक। अकॉर्डिंग टू वन बेल्ट वन रोड पोर्टल 71 नेशन प्रेजेंटली पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, ठीक है। फॉर ओवर ए थर्ड ऑफ ग्लोबल GDP, 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है इसके हिसाब से। BRI combines two initiative, the land based सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं दुनिया में, जैसे यूरोपियन यूनियंस का ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट है। इसमें क्या हो रहा है ना कि सस्टेन्ड ग्लोबल रिकवरी के लिए इनिशिएटिव होप्स टू अट्रैक्ट अप 300 यूरो बिलियन, ठीक है, की इन्वेस्टमेंट की जाएगी 2021 से 2027 तक, ठीक है। वाइस इन्वेस्टमेंट होगा, इनकरेज किया जाएगा वाइस इन्वेस्टमेंट। हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, अवॉइड्स बाई स्ट्रिक्ट
सोशल एंड इन्वायरमेंटल गाइडलाइन के थ्रू मीट ऑल अप्लीकेबल नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जितने भी होंगे उनको पूरी तरह से मीट किया जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये जो है इसमें क्या किया जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एडवांस, स्मार्ट, सिक्योर एंड रिलायबल कनेक्शन, एनर्जी के, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिजिटल सेक्टर के सब यूज़ किए जाएंगे इसमें। ठीक, एक तरह से ये काउंटर पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ठीक है, और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कंडीशन जो है रिड्यूस कर देगा डेंजर ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप के। इसकी वजह से बहुत सारी हार्डशिप क्रिएट हुई हैं दुनिया में, उसको ओवरकम करने के लिए लाया गया है। और एक और चल रहा है जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं इसको। देखिए इंडिया जनरली जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करता है वो HRD पे करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करता है इंडिया। तो इंडिया का हमेशा से यही काम रहा है सबसे ज़्यादा कि वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम करे। तो अफ्रीका में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स, जैसे मेडिकल के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में इंडिया बहुत वर्क करता है। तो दिस प्रोजेक्ट वॉज जॉइंट इफर्ट बिटवीन इंडिया जापान इन 2017 में शुरू हुआ था। सपोर्ट क्या है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव करना था, कनेक्टिविटी करना था, हाई क्वालिटी एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफ्रीका। ठीक है, एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस एट इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, एडवांस टू फ्री एंड ओपन ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, इंडिया का और भी रिस्पॉन्स है, जैसे मौसम प्रोजेक्ट चला। ठीक है, स्ट्रेंथ करने के लिए बायलैटरल टाइज विद द कंट्रीज विद द इंडियन ओशन रीजन में। सागर इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कॉन्सेप्ट विद द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। कैसे, कौन कौन से, प्रोटेक्टिंग मैरिटाइम इंटरेस्ट। ठीक है, इन्हेंसिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन लिटोरल जोन, प्रमोटिंग कलेक्शन एक्शंस, कलेक्टिव एक्शन, बिल्डिंग ग्रेटर ट्रस्ट एंड प्रमोटिंग रिस्पेक्ट, rules, norms and peaceful resolution of disputes, counter Chinese influence in neighbor like Nepal, Sri Lanka and Maldives, increased aid, investment and other economic engagement to counter Chinese influence। ठीक है, तो ये सब काम है, इस तरह से इंडिया ने काम किया। तो मतलब आप याद रखिए कि जो मौसम प्रोजेक्ट है इंडिया का प्रोजेक्ट है सागर, इसमें इंडिया का असर्टिवनेस है। एशिया अफ्रीका कॉरिडोर में इंडिया असर्टिव भूमिका निभा रहा है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ब्रिक्स पे। देखिए अभी क्या हुआ, ब्रिक्स लीडर अडॉप्टेड बीजिंग डिक्लेरेशन इन 14th ब्रिक्स समिट। कहाँ हुई, चाइना में हुई है, वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है, चेयरमैनशिप किया चाइना ने, चाइना में हुई है। अब कहाँ होगी, देखिए ब्रिक्स जो है ना इसी तरह रोटेट करता है जिस तरह से लिखा हुआ है। अब चाइना में अगले बार साउथ अफ्रीका करेगा होस्ट, फिर उसके बाद ब्राज़ील करेगा, एक्सक्यूज़ मी। इस बार ब्रिक्स की समिट में इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव प्रपोज किए थे, जैसे कहा था कि रेलवे रिसर्च नेटवर्क के ऊपर काम किया जाए ब्रिक्स के कंट्रीज़ के अंदर, तो स्ट्रेंथन किया जाए कोऑपरेशन बिटवीन MSME के, ऑनलाइन डाटाबेस फॉर ब्रिक्स डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन डाटाबेस बनाया जाए, ऑर्गेनाइज़ किया जाए ब्रिक्स स्टार्टअप इवेंट दिस ईयर। इंडिया कह रहा है कि इस बार हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे स्टार्टअप इवेंट ईयर ब्रिक्स के लिए। 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ऑफ ब्रिक्स जो रिप्रेजेंट करती हैं कितना, देखिए टोटल कंबाइंड एरिया ऑफ 29.3% है ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। 16% तो ये शेयर करती हैं वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, और 24% वर्ल्ड GDP का ब्रिक्स ही काम करते हैं। देखिए 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे लिव करती रहती है, तो सोच लीजिए। अबाउट ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देखिए जो टर्म कॉइन किया गया था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था 2001 में। साउथ अफ्रीका जो है ना, ये 2010 में ये क्या कहते हैं इसमें जुड़ा। पहले इसका नाम ब्रिक ऐसे लिखा जाता था, BRIC। ठीक, आफ्टर द क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका entered in this organization, it becomes called as a BRICS। ठीक है, ब्रिक्स बोले जाने लगा। रिसेंटली ईरान एंड अर्जेंटीना अप्लाइड किया है ज्वाइन टू ब्रिक्स मैकेनिज्म। ठीक है, द गोल ऑफ ब्रिक्स अलायंस इज टू एडवांस ग्रुप ग्लोबल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड पीस। Additionally, it seeks to produce more just and equitable society, produce करना more just and equitable society while positively influence human growth, यही काम था। एडिशनली ये बोला गया है। अब इसमें देख लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के बारे में।
देखिए एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स एनडीबी एज वेल एज सीआरए वर्थ $100 बिलियन ईच ड्यूरिंग द 6th समिट इन फोर्टलेजा। देखिए फोर्टलेजा जो एग्रीमेंट है ना, ये पूछ लेता है, अभी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। फोर्टलेजा जो एग्रीमेंट है, समिट है, वो फोर्टलेजा जो टर्म है किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे ब्रिक्स से रिलेटेड है, ब्राज़ील में। ठीक है, एनडीबी इसमें आया था एग्जिस्टेंस में, एनडीबी एज वेल एज सीआरए जो कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है। ठीक है, एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, याद रखिए। और इस्टेब्लिश विद द पर्पस टू मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये चीज़ पूछता है, एनडीबी का काम जो है ना इस तरह के प्रोजेक्ट पे है, सस्टेनेबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे है और अदर इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक, जो सीआरए है वो क्या काम करता है, प्रोवाइड लिक्विडिटी थ्रू करेंसी स्वैप, जो करेंसी स्वैप के थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो एक तरह से आप जरा सोच रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसे आईएमएफ डील करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे, वैसे देखिए सीआरए भी उसी तरह वर्क कर रहा है। तो एक तरह से देखिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है। जो वर्ल्ड बैंक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करता है, वैसे ये भी काम कर रहा है एनडीबी भी। और यहाँ पे सीआरए देखिए आईएमएफ की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बैलेंस पेमेंट क्राइसिस पे, समझे। चलिए अगले टॉपिक देखते हैं, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पे देखते हैं। ठीक है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन concluded the first round negotiation for India EU trade and investment agreement पे फर्स्ट राउंड हुआ है। अभी देखिए न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इसलिए इसमें देखिए ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधे यूरोपियन यूनियन के बारे में जानिए। जो न्यूज़ एंड ट्रांजिशन होता है जिसका आउटकम अभी नहीं आया होता है, तो उसको आप बस फॉलो करते रहिए, जैसे इसका आउटकम आता है तो वो आपके लिए सारे क्रक्स उसमें आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अबाउट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इज़ अ यूनिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन। कितनी कंट्रीज़ हैं, 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इसमें, मच ऑफ द कॉन्टिनेंट। द प्रेडेसेसर ऑफ EU वॉज क्रिएटेड इन आफ्टरमैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, पहले ही बन चुका था। ठीक है, इनिशियली इकोनॉमिक कोऑपरेशन वॉज इंश्योर्ड बिटवीन 6 countries, Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg and Netherlands. Later 22 other members join किए ह्यूज सिंगल मार्केट के लिए, also known as internal market, has been created. 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने छोड़ दिया यूरोपियन यूनियन को, ब्रेक्सिट, ब्रिटेन का एग्जिट हुआ। ठीक है, अच्छा यूरोपियन यूनियन में कुछ टर्म्स हैं, जैसे यूरोपियन काउंसिल के बारे में बात करते हैं। देखिए it brings together the head of the state or government of ever European Union countries and decide on political direction of EU। जो heads of the state होते हैं और गवर्नमेंट के एवर जो यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं, कभी भी हुए हों, वो आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे काउंसिल में और डिसाइड करते हैं डायरेक्शन, पॉलिटिकल डायरेक्शन ऑफ EU के। ठीक है, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ये ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है ऑफ यूरोपियन यूनियन की। Together with the Council of European Union, European Parliament has legislative power, preparing and adopting the EU law, but no power to initiate legislation। अब इनिशिएशन कौन करता है, इनिशिएशन एग्जीक्यूटिव फॉर्म करती होगी, जैसे यूरोपियन कमीशन है। यूरोपियन कमीशन एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द EU, अकाउंटेबल टू यूरोप, अकाउंटेबल होती है किसके, यूरोपियन पार्लियामेंट के। तो यूरोपियन कमीशन, it is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposal for new European legislation and implement the decision of European Parliament and Council of the EU। तो देखिए एग्जीक्यूटिव जो काम करना होता है वो यूरोपियन कमीशन का काम होता है। ठीक, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नमेंट मिनिस्टर फ्रॉम एवरी मेंबर स्टेट। जितने भी मेंबर हैं, मान लीजिए 27 मेंबर हैं, 27 मेंबर स्टेट से एक गवर्नमेंट मिनिस्टर होगा। द काउंसिल इज अ पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर इंडिया। इकोनॉमिक्स, देखिए मैंने सिंपल से एक सिग्निफिकेंस लिया है क्योंकि यही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था। इंडियाज़ बायलैटरल ट्रेड जो है EU के साथ अमाउंट हुआ है लगभग $116.36 US,
2021-22 में। डिस्पाइट द ग्लोबल डिस्ट्रप्शन, ये एक तरह से डेटा पॉइंट है। बायलैटरल ट्रेड अचीव एन इम्प्रेसिव एनुअल ग्रोथ ऑफ 43.5% इन 21-22। करंटली EU इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर US एंड सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। तो सोचिए, समझ रहे हैं, इसलिए मैंने लिया था। मेंबर नेशंस ऑफ द यूरोपियन मेंबर नेशंस, ये मैंने लिया है यहाँ से, ठीक है। विजुअल कैपिटलिस्ट, द यूरोपियन मेंबर स्टेट्स, देखिए इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, यूरो जोन, EU, शेंगन कहते हैं एरिया जो दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मैप दिख रहा है ना, देखिए आपको इसमें तीनों टाइप के लोग दिख रहे हैं। शेंगन एरिया भी दिख रहा होगा, ठीक। अच्छा, यूरो जोन एंड शेंगन एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। द यूरो इज अ सिंगल करेंसी, देखिए सिंगल करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन की एज अ होल। हाउएवर यूरो एरिया और जोन जिसको बोलते हैं करेंटली कंप्राइज ओनली 19 कंट्रीज, 19 मेंबर ऑफ स्टेट, ठीक है। वाइल डेनमार्क हैज़ एन ऑप्ट आउट एंड रिमेनिंग कंट्री डू नॉट येट मीट द क्राइटेरिया फॉर ज्वाइनिंग। डेनमार्क जो है अभी ऑप्ट आउट कर चुका है, ठीक है, लेकिन कुछ जो कंट्रीज हैं जो अभी भी कहते हैं क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रही हैं ज्वाइन करने के लिए। देखिए 22 मेंबर जो हैं, मेंबर स्टेट्स आर मेंबर ऑफ शेंगन एरिया। शेंगन वीज़ा आपने नाम सुना होगा, शेंगन वीज़ा मिलता है, ठीक है, फ्री पास इनेबल पासपोर्ट फ्री मूवमेंट के लिए विद 5 रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, आयरलैंड मेंटेनिंग देयर ओन बॉर्डर कंट्रोल, ठीक है। देखिए जो रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया, साइप्रस, आयरलैंड है ना, ये लोग अपने कहते हैं बॉर्डर कंट्रोल अपने खुद से करते हैं, मेंटेन करते हैं। लेकिन क्या है कि पूरे 22 मेंबर स्टेट्स में, इन 22 मेंबर स्टेट में आपको फ्री पासपोर्ट मूवमेंट के लिए कहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप इधर से उधर किसी भी कंट्री में घूम सकते हो, उसे ही शेंगन वीज़ा बोलते हैं, शेंगन एरिया। कोपेनहेगन क्राइटेरिया देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कोपेनहेगन क्राइटेरिया यही है कि 1993 में सेट किया गया, और जिसमें बोला गया कि फ्री मार्केट इकॉनमी है, स्टेबल डेमोक्रेसी, द रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल EU रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग द यूरो, ठीक है, यही बोला गया कोपेनहेगन क्राइटेरिया में, ठीक है। एजियन आइलैंड डिस्प्यूट के बारे में देख लेते हैं। टर्की एंड ग्रीस हैव लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल क्लेम ओवर द एजियन सी आइलैंड टेरिटरी में, ठीक है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, टर्की एंड ग्रीस के बीच में। देखिए इस न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट है कि किन दो कंट्रीज़ के बीच में एजियन आइलैंड डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ लॉसेन 1923 में साइन हुआ था, जो मिलिट्री प्रेजेंस इन वायलेशन हो रहा है, ग्रीस कर रहा है, ऐसा टर्की बोलता है। एंड 1947 में पेरिस ट्रीटी हुई थी, उसका भी उल्लंघन हो रहा है अनआर्म्ड स्टेटस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो अनक्लॉज के बारे में है, अनक्लॉज देख लेते हैं अभी, ठीक। टर्की डिड नॉट साइन इट, ठीक है। ये देखिए ये है, थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, ये टर्की दिख रहा है, टर्की का है, और ये एजेंसी है, आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीस वाला रीजन है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रेट है और ये जो सी है, और उसके बाद इस्तांबुल के पास जो स्ट्रेट है जो ब्लैक सी में जा रहा है, वो हमको नाम बताइए आप मुझे कमेंट में, आप मुझे नाम बताइए कमेंट में। अनक्लॉज के बारे में देखते हैं, ठीक है, अनक्लॉज के बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इसे बोलते हैं अनक्लॉज, ओके। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के बारे में देखते हैं। कब अडॉप्ट किया गया था? 1982 में किया गया था, और इफेक्टिव कब से हुआ? 1994 से, ठीक है। 4 जिनेवा कन्वेंशन ऑफ को रिप्लेस किया इसने 1958 को, जो कि कंसर्न था किसके लिए? टेरिटोरियल सी विच रिस्पेक्टिवली कंसर्न द टेरिटोरियल सी एंड कंटेजियस जोन, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हाई सीज, फिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑन द हाई सीज, ठीक है। द कन्वेंशन हैज बिकम ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर मरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़
also known as a law of seas. It divides marine areas into 5 main zones: internal water, territorial water, contiguous zone, exclusive economic zone and high seas. इसने डिवाइड कर रखा है, देखिए फिगर में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए अनक्लॉज जो है ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है विच स्टिपुलेट्स ए फ्रेमवर्क फॉर स्टेट ज्यूरिडिक्शन in maritime space. It provides a different legal status to different maritime zones. अगला टॉपिक है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक मिताली एक्सप्रेस चलना शुरू हो गई है जलपाईगुड़ी से ढाका तक, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश ज्वाइंटली फ्लैग्ड ऑफ न्यू पैसेंजर ट्रेन है, याद रखिएगा, मिताली एक्सप्रेस बाई वीकली है, ठीक है। कनेक्ट करेगी न्यू जलपाईगुड़ी इन नॉर्थ बंगाल विद ढाका इन बांग्लादेश थ्रू हल्दीबाड़ी इन इंडिया एंड देन चिल्लाहाटी इन नॉर्दर्न बांग्लादेश, ठीक। इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू नेपाल टू बांग्लादेशी सिटीजन वाया इंडिया बाई रेल। दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। 8.0 अगला है पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। ये इनफॉर्मल ग्रुप बना है established by यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जो स्ट्रेंथन करना है ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक कनेक्शन विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। स्ट्रेंथन करना है ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक कनेक्शन विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के साथ। पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इज नेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट वर्क टू प्रमोट पैसिफिक रीजनलिज्म and improve relation between the Pacific island and rest of the global of the economic front, ठीक है। पैसिफिक आइलैंड नेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए माइक्रोनेशिया दिख रहा है ना, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा आपको, न्यूजीलैंड, मलेशिया, पॉलिनेशिया, यही सब आपके पैसिफिक आइलैंड हैं। आप ऐसा क्यों हुआ कि देखिए चाइना का असर्टिवनेस बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चाइना का असर्टिवनेस बढ़ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इंडो पैसिफिक के लिए, और ये तो पैसिफिक आइलैंड है तो ये तो यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पर इसको बनाया गया। 3 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड नेम एज पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया या मेलानेशिया। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड ईस्ट ऑफ फिलीपींस आर द आइलैंड ऑफ माइक्रोनेशिया। देखिए आपको इमेज में दिखा देता हूँ मैं। देखिए नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड ईस्ट ऑफ फिलीपींस इज नोन एज माइक्रोनेशिया, ओके। The great arc of island located north and east of Australia and south of equator is called Melanesia, ठीक है। ये देखिए Melanesia. In the eastern Pacific, largely enclosed with a huge triangle informed by Hawaiian Island to the north, New Zealand to the southwest, and Easter Island Rapa Nui फार टू द ईस्ट आर आइलैंड ऑफ पोलिनेशिया। इस तरह से लोकेशन बता रहा है ये, ओके। आप इस मैप को देख सकते हैं, इसी के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। अभी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है पैसिफिक रीजन का, ये थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि ये थोड़ा मेंस का ओरिएंटेड है। आप बता सकते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए पहली बात तो ये बनाता कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री है, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से लेके वेस्टर्न शोर्स ऑफ इंडिया तक का ये स्ट्रेच है पूरा, है ना। और मतलब इंडो पैसिफिक का, और उसके बाद इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, और लगभग इंक्लूड्स हाफ ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन यहाँ पे इस रीजन में होती है, स्ट्रेटेजिक रीजन पैसिफिक रीजन का। अमंग द 10 लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें 7 जो करती हैं इंडो पैसिफिक में ही करती हैं, 6 जो कंट्री हैं रीजन प्रोसेस जो न्यूक्लियर वेपन जिनके पास है। 9 ऑफ द वर्ल्ड 10 बिजिएस्ट सी पोर्ट जो हैं इसी रीजन में है। 60% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड जो होता है थ्रू एशिया इन्हीं के थ्रू होता है, इसी के थ्रू होता है, इंडो पैसिफिक के थ्रू। रफली 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग पासिंग जो होती है ना साउथ चाइना सी से ही अकेले हो जाती हैं। तो ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। अगला टॉपिक है यूएस सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स एबॉर्शन राइट। बहुत न्यूज़ में था, बहुत किरकिरी हुई थी यूएस की, ठीक है। बहुत लोगों ने यूएस को बोला कि क्या कर रहे हो यार बेइज्जती तो हुई है यूएस की। चलिए देखते हैं इस न्यूज़ को।
देखिए इस न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने बस क्या किया है, ओवर टर्निंग किया है द लैंडमार्क डिसीजन जो हुआ था, रो वर्सेस वेड रूलिंग जो हुई थी, ठीक है, उसको अबॉर्शन राइट को छीन लिया है इन लोगों ने। देखिए बाय रेजिंग अबॉर्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन राइट द रूलिंग रिस्टोर्ड एन एबिलिटी ऑफ स्टेट टू बैन इट। अब स्टेट के पास ये पावर आ गई है कि वो बैन कर सकता है। नाउ स्टेट्स आर फ्री टू इनैक्ट देयर ओन लॉज ऑन दिस मैटर। अब वो अपने हिसाब से इस लॉ को क्या कहते हैं इनैक्ट कर सकते हैं, फ्री हैं, अब बनाएं क्या क्या करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो रो वर्सेस वेड रूलिंग जो है ये क्या कहते हैं यूएस के अबॉर्शन लॉ से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। इसमें बोला गया था कि जो फेटल वाइबिलिटी होती है, टाइम आफ्टर विच फ्यूटस कैन सर्वाइव आउटसाइड द वोम, फ्यूटल वाइबिलिटी वॉज अराउंड 28 वीक्स होती है, 7 मंथ एट द टाइम ऑफ रो जजमेंट। ये बोला गया था, रूलिंग दी गई थी। अब एक तरह से बोला जा रहा है कि अपहेल्ड किया जा रहा है रिपब्लिकन बैक्ड मिसिसिपी लॉ को, जिसमें 15 वीक तक का ही अबॉर्शन पीरियड दिया गया था। और मिसिसिपी लॉ अबॉर्शन अलाउ करता है व्हेन देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी फॉर सीवियर फ्यूटल एबनॉर्मेलिटी के केस में। इट डज नॉट हैव एक्सेप्शन फॉर प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम रेप एंड इंसिस्ट के थ्रू जो होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डज नॉट हैव एक्सेप्शन। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अबॉर्शन लॉज इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एमटीपी एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इनिशियली एमटीपी एक्ट सेट टू बी अबॉर्शन कैन बी परमिटेड अप टू 20 वीक्स के अंदर हो जाना चाहिए था प्रेगनेंसी के, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट हुआ 2021 में, अबॉर्शन रेज कर दिया गया 24 वीक तक। अब लेकिन ये 24 वीक जो है ना, इसको कौन कर सकता है, डन ओनली फॉर द स्पेशल कैटेगरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन सच एज रेप जिनका वो हो गया है, या फिर जो इंसेस्ट सर्वाइवर्स हैं एक्सेट्रा, उनके लिए उनके केस में 24 वीक है। दैट टू विद द अप्रूवल ऑफ 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर, जो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर के अप्रूवल के बाद ही ऐसा होगा। इन केस ऑफ फ्यूटल डिसेबिलिटी देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है टू टाइमलाइन फॉर अबॉर्शन, कभी भी करवा सकते हैं आप। हाउ वर दिस अलाउड बाई ए मेडिकल बोर्ड फॉर स्पेशलिस्ट, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए सेटअप बाई योर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 1994 में PCPNDT प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ MTP एक्ट। देखिए MTP एक्ट का काफ़ी सारा मिसयूज़ भी हुआ है, तो इसके लिए ये एक्ट लाया गया था, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट, जो कि 1994 में आया था, इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार सुन लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है, इसका अमेंडमेंट क्या हुआ इसको आप जरूर जानें, ठीक है। ये क्रेडिट लिया है मैंने इंडस्ट्री ऐसे ही लिया था, ठीक है, बहुत अच्छा फ़ोटो उन्होंने दिया है, आप देख लीजिए। इसमें देखिए इंडिकेशन दिया है, जस्टेशन एज लिमिट है 20 वीक्स 1971 के हिसाब से, ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन, ये भी देखिए इंडिकेशन दिया हुआ है। अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो भी कवर्ड हो गई 2021 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो 24 वीक हो गया रेप सर्वाइवर्स के लिए, बियॉन्ड 24 वीक सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी होगी तभी होगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन, ओनली कहते हैं 12 वीक्स के लिए, और ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं 12 वीक्स के लिए होते थे, 1 के केस में। 2 तब ज़रूरत है जब 20 वीक की बात हो रही थी तब के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि 20 वीक तक एक हो सकता है, लेकिन 20 से 24 तक के लिए 2 चाहिए, और मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल चाहिए आफ्टर 24 वीक्स के लिए, ठीक है। ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, फ़ाइन हो जाएगा 1000 रुपये तक का, अब तो बढ़ गया है, फ़ाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। और एक और फिगर मैंने शायद दिया था, न्यूज़पेपर की कटिंग थी, ठीक है, द अबॉर्शन लॉ। इंडिया कंट्रीब्यूशन इन अफगानिस्तान, अब देखिए इस न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि न्यूज़ इन ट्रांजेक्शन है, तालिबान वहाँ पर अभी रूल कर रहा है, ठीक। इंडिया ने अपनी एम्बेसी खोल ही दी है वहाँ पर, अब धीरे धीरे वहाँ पर ट्रांजिशन में क्या आउटकम निकलेगा उसको देखेंगे। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या क्या इंडिया ने बनाया है वहाँ पर। प्रोजेक्ट्स इन क्रिटिकल एरिया सच एज पावर, वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया है। इंडियन डेवलपमेंट वेंचर्स कवर्ड ऑल 34 प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान,
ठीक है। इंडिया प्रोवाइडेड 75,000 टन्स ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इंडिया वॉज लार्जेस्ट रीजनल डोनर ऑफ अफगानिस्तान विद प्लेजेस टोटलिंग अमाउंट $3 बिलियन अमाउंट। सोचिए कितना दे चुका है इंडिया। ये देखिए इमेज है, इसमें देखिए लिखा हुआ है इंडियन इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान, असिस्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग, अपग्रेडिंग, रीबिल्डिंग और रिस्टोरिंग बिल्डिंग एंड वेरियस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को बनवाया इंडिया ने, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सलमा डैम किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जरांज दिलराम रोड, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सब बनाया, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट लाइक एम्बुलेंस, बसेस, बिस्किट्स, मेडिसिन, मिलिट्री व्हीकल्स एंड हेलीकॉप्टर को भी दिया गया है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज हुआ, एग्जाम्पल ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर अफगान स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फॉर अफगान सोल्जर्स, पुलिसमैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में न्यूज़ में क्यों था। 118वीं मीटिंग हुई परमानेंट इंडस कमीशन की न्यू दिल्ली में। इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज गवर्न बाय द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इसी के थ्रू किया जाता है और ये साइन किया गया था लगभग 19 सितंबर 1960 को ये साइन किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक आफ्टर 8 years नेगोशिएशन, ठीक है। पाकिस्तान और रिप्रेजेंटेटिव कौन था, इसको कौन करवाया था, वर्ल्ड बैंक के उसके नेगोशिएशन में था, ठीक है। Partition of India cut across the Indus River basin, which has Indus River plus 5 other its main tributaries, ठीक है। देखिए वेस्टर्न रिवर्स जो हैं चेनाब, झेलम और इंडस हैं। देखिए चेनाब, झेलम और इंडस की बात की गई है वेस्टर्न में, और ईस्टर्न रिवर में सतलज, ब्यास और रवि की बात की गई है। तो इस फिगर में देखते हैं सतलज, ब्यास और रवि की बात की गई है, ठीक। तो इंडियाज़ राइट ओवर दीज रिवर लिमिटेड है। देखिए वेस्टर्न जो रिवर हैं लिमिटेड इंडिया की कहते हैं राइट हैं, ठीक है। कैन सेट अप सर्टेन इरिगेशन, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स, वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंज्यूमेटिव यूज़, ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है। मतलब रन ऑफ रिवर पावर प्लांट बना सकता है, वेरी लिमिटेड स्टोर कर सकता है, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव यूज़ कर सकता है इसका, ठीक है। सर्टेन इरिगेशन सेटअप कर सकता है, ठीक, इंडिया कर सकता है इतना। लेकिन ईस्टर्न में इंडिया राइट ओवर दीज रिवर है, इस पे रिवर पे राइट है और एक्सक्लूसिव राइट्स भी इंडिया के पास हैं इसके, ठीक। देखिए बगलीहार डैम देखिए चेनाब रिवर पे बना हुआ है, ठीक, ये रन ऑफ रिवर है एक तरफ से। इंडस वाटर कमीशन इज ए सक्सेस स्टोरी। वंस एवरी 5 years कंडक्ट ए जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल रिवर इन पार्ट्स, total inspection tours so far over 100, ठीक है। रेगुलरली मीट्स once a year, टोटल मीटिंग so far including those to over 100, 100 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी हैं ऑलरेडी। मैंने आपको बताया कि कौन सी मीटिंग, 118वीं मीटिंग थी। अच्छा आपको समझ में आ गया होगा वैसे, ठीक। हम डिस्कस करते हैं कि इंडियाज़ करेंट मैकेनिज्म ऑफ कोऑपरेशन इन रिवर शेयरिंग विद अदर कंट्रीज़, ठीक। ये देखिए फिगर के थ्रू समझ में आ रहा होगा। पाकिस्तान टू इंडिया, चाइना टू इंडिया, नेपाल टू इंडिया टू बांग्लादेश, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अच्छा मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन कंट्रीज इंडिया नेपाल के बीच में कौन कौन सी हैं। द कोसी ट्रीटी है 1954 की, अंडर विच एम्बैंकमेंट इन नेपाल वर इस्टेब्लिश एंड मेंटेन किए जाएंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे। महाकाली ट्रीटी भी है, पर्टेन टू शेयरिंग वाटर ऑफ महाकाली रिवर, इंडिया चाइना के बीच में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपॉन प्रोविजन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, जो हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है रिवर ब्रह्मपुत्रा की, उसकी जो उसकी मतलब कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग ऑन रिवर सतलज के बारे में भी है। एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म टू डिस्कस इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन ऑन प्रोविजन ऑफ फ्लड सीजन
हाइड्रोलॉजिकल डाटा एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए। देखिए सारी हमने क्या कहते हैं वो कर रखे हैं, मैकेनिज्म बना रखा है, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता इंडिया चाइना के बीच में। होता होगा लेकिन देखिए अभी नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आ जाता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितना फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। इंडिया बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। द गैंजेस ट्रीटी जो है, एग्रीमेंट टू शेयर सरफेस वाटर एट फर्रक्का बैराज नियर द म्यूचुअल बॉर्डर, ठीक है। सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग डाटा ऑन मेजर रिवर्स लाइक गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र एंड बराक ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ठीक है। इंडिया एंड भूटान कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क ऑन रिवर कॉमन टू इंडिया एंड भूटान, ए ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन फ्लड मैनेजमेंट। these सेवरल प्रोजेक्ट हैं सच एज किशन गंगा हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो है, खेप जिसको बोलते हैं, अब झेलम में बना हुआ है। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, चेनाब पे बना हुआ है, एक्सेट्रा, इसको याद कर लीजिएगा। इनकॉर्पोरेट कंटेम्प्रेरी प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉ सच एज हेलसिंकी रूल्स, इसकी बारे में बात की जा रही है कि इंडिया को इस तरह से काम करना चाहिए कि मतलब इंडिया जो है इनकॉर्पोरेट कर सकता है ये जो हेलसिंकी रूल है उसको, इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉ है, इसको आप कहते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द क्रूशियल टू बैलेंस द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ रिपेरियन स्टेट्स एंड द होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट of the Indus river system. Helsinki rules on uses of waters of international rivers is an international guideline that assert the right of all bordering nations to an equitable share in the water resources. समझ रहे हैं, जितने भी बॉर्डर पे वाटर है उसको इक्विटेबल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ड्रेनेज बेसिन दैट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एक्सेप्ट where the other agreement between bordering nation exist, ठीक है। जहाँ पे अदर एग्रीमेंट होगा वहाँ पर क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है इसकी। यूएस हिस्टोरिक गन वायलेंस बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल आया था, ये इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के रिस्पेक्ट में इनको देखना है इसको, ठीक है। सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर करता है सिटीजन्स टू हैव राइट टू बियर आर्म्स, ये तो देख लीजिए आप, सेकेंड अमेंडमेंट है यूएस का। अच्छा, ये बहुत बढ़िया टर्म है, इस बार न्यूज़ में इस बार पूछ सकता है यूपीएससी, बॉयफ्रेंड लूप होल क्या है, ठीक है। देखिए, इट क्लोजेज द बॉयफ्रेंड लूप होल बाय डिनाइंग गन परचेजेस टू दोज कन्विक्टेड ऑफ अब्यूजिंग इंटीमेट पार्टनर्स इन डेटिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये क्लोज करता है, मतलब बॉयफ्रेंड लूप होल एक तरह से क्लोज करता है बाय डिनाइंग गन परचेज वो नहीं खरीद सकता, टू दोज कन्विक्टेड ऑफ अब्यूजिंग इंटीमेट पार्टनर, जो मतलब कि अपने इंटीमेट पार्टनर से जो किसी रिलेशनशिप में हैं वो कन्विक्ट हुए हैं अब्यूज़ करते हुए एक दूसरे को, या फिर वो कर रहा है, वो गन नहीं परचेज कर सकता। हाँ, इट क्लोजेज द बॉयफ्रेंड लूप होल, ठीक है, इसको ये क्लोज कर दिया गया है, इसीलिए बॉयफ्रेंड लूप होल बहुत फेमस टर्म हो गया है। What is the situation in India? The Arms Act 1959 aimed to reduce the circulation of illegal weapon and resultant crimes, ठीक है। Condition for acquiring a gun license in India, देखिए मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, must have been convicted of any offence, must not have been convicted any offence involving violence or moral turpitude 5 years prior to commencing the application, 5 साल पहले ही, ठीक है। मस्ट नॉट एन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी एंड पीस, प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट अ क्राइटेरियन फॉर एक्वायरिंग गन लाइसेंस, ओके। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है आपको लाइसेंस देती है। Number, the Arms Act amended 2019 reduced the number of firearms that an individual can procure from 3 to 2,
मतलब 2 ही प्रोक्योर कर सकता है, 3 नहीं, 3 से पहले 3 कर सकता था, अब 2 कर सकता है ऐसे। वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, द वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम प्रेजेंट 3 ईयर्स टू 5 ईयर, 5 साल तक कर दिया गया है। बैन ऑन फायर आर्म्स, द एक्ट बैन्स मैन्युफैक्चर, सेल, यूज, ट्रांसफ़र, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, कन्वर्जन, टेस्टिंग और प्रूफिंग ऑफ फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। बैन कर दिया गया है इसको, विदाउट लाइसेंस। न्यू ऑफेंसेस, the Arms Act adds new offences such as forcefully taking a firearm from police or armed forces and using firearm in a celebratory gunfire which endangers human life or personal safety of others। देखिए ये ऑफेंसेस बना दिए गए हैं, ठीक है। prohibited arms are those that either discharge any noxious liquid or gas or weapons that seeks pressure to apply trigger for discharge। समझ रहे हैं, ऐसे भी कोई भी चीज़ है उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया, प्रोहिबिटेड आर्म्स बना दिए गए हैं उनको। इसराइल अनकवर्स अ रेयरली मॉस्क इन नेगेव, देखिए दिख रहे हैं ना, ये इमेज में दिख रहा होगा, मोर देन 1200 ईयर्स ओल्ड है। तो बस ये लोकेशन आपकी इम्पॉर्टेंट है। द मॉस्क लोकेटेड इन द नेगेव डिजर्ट कंटेन्स ए स्क्वायर रूम है, एज वेल एज अ वॉल फेसिंग इन डायरेक्शन ऑफ मेक्का विद अ हाफ सर्किल निश in the wall pointing to the south. This unique architectural feature shows that building was used as a mosque। ये देखिए इसका फिगर देख लीजिए। ओके, वेस्ट सेती प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। इंडिया विल बी टॉकिंग ओवर वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल नियरली 4 years आफ्टर चाइना विड्रू फ्रॉम इट। चाइना ने विड्रू कर दिया इसमें। इट इज़ प्लान ऑन सेती रिवर, सेती रिवर बनना है। देखिए सेती रिवर दिख रहा है, ये है सेती रिवर, करनाली रिवर ये है, ठीक। और यहीं पर बना हुआ है वेस्ट सेती डैम। नेपाल इज अ रिच पावर सोर्सेज विद एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ 83,000 मेगावाट। इंडिया इज viewed as a feasible market for Nepal, but there has been some uncertainty over India's inability to deliver project on time। इसी वजह से नेपाल को शायद दिक्कत हो रही हो। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, फर्स्ट इन 2000 बाई रशिया, India and Iran to promote transportation cooperation and among the member of state। INSTC connect Indian Ocean and Persian Gulf to Caspian Sea। देखिए Indian Ocean to Persian Gulf to Caspian Sea, ठीक, via Iran and then connect St. Petersburg and North European with Russia। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग वाया ईरान, ठीक, नॉर्थ ऑफ पूरा आपका कहते हैं यूरोपियन को विद वाया रशिया के थ्रू, ठीक। करंटली 13 मेंबर हैं इसमें, इंडिया, ईरान, रशिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया, ठीक है। अदर प्लान कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद रशिया एंड यूरोप, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया एंड रशिया। देखिए व्लादिवोस्तोक फार ईस्ट में है रशिया के, याद रखिएगा। फार ईस्ट रीजन में व्लादिवोस्तोक जो है रीजन पड़ता है, जो आपका रशिया का पूरा यहाँ जापान, चाइना जापान के पास वाला रीजन है ना, यहीं पर है व्लादिवोस्तोक, ठीक है। इंडियाज अरेबियन मेडिटेरेनियन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद द मेनलैंड यूरोप वाया पायरेस पोर्ट ऑफ ग्रीस एंड मिडिल ईस्ट, ठीक। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देखिए इंडिया यूएई रिलेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रेड जो है हिस्टोरिक हो गया है, कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ है ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट, ऑफिशियली एंटर इनटू फोर्स हो गया है 1 मई 2022 से, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टोटल वैल्यू ऑफ bilateral trade goods over $100 billion and over 1,500 billion services within 5 years।
It will help Indian exporters gain access to West Asian countries, Africa, etc. through UAE. ठीक, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में बात की गई है, मैरीटाइम कोऑपरेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन थ्रू रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज लाइक डिजर्ट ईगल. तो डिजर्ट ईगल किसके साथ होती है? यूएई के साथ होती है. ठीक, बोथ कंट्रीज जॉइंटली कमिटेड टू फाइट एक्सट्रीमिज्म एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म. ठीक, पीपल टू पीपल क्या क्या इम्प्रूवमेंट, क्या डील हुई है देखिए. यूएई हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा, सोचिए 3.5 मिलियन, contributing high remittances to India 17.06 बिलियन इन 2019. स्पेस में कोलैबोरेशन हुआ है. देखिए इसरो ने लॉन्च किया है यूएई का फर्स्ट नैनो सैटेलाइट नाइफ 1. ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा. नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, इसके बारे में देखते हैं. कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ इंश्योर लैंड बॉर्डर बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड जो पार्ट ऑफ यूके का है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट continues to be invisible and respect the peace deal that put the end of decades sectarian violence. ठीक है, इतना बस जानना है कि किस लिए था. देखिए क्या हुआ है कि अभी ब्रेग्जिट के अलग होने की वजह से आपका जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये भी अलग हो गया. लेटर पहले क्या होता था कि अब ये भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, ब्रिटेन भी, यूनाइटेड किंगडम भी था. ठीक है, तो आराम से ट्रांजिट मूवमेंट होता था. अब दिक्कत ये हो गई है कि इतना एरिया आपका इसमें आ गया है ब्रेग्जिट में, और ये तो ईयू का मेंबर है ही. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स का जो दिक्कत हो रही है, यही सब प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देखते हैं. नाटो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा यूक्रेन रशिया के वॉर के चक्कर में. देखिए रिसेंटली मैड्रिड में हुई यूक्रेन रशिया वॉर के लिए. ठीक है, उसके मतलब कि जो कन्फ्लिक्ट हुआ है यूक्रेन रशिया में, वॉर जो हुई उसकी वजह से मैड्रिड में नाटो का समिट हुआ. नाटो बनाई गई थी 1949 में, जो एम था एक्टिंग एज अ डिटरेंट टू थ्रेट ऑफ सोवियत एक्सपेंशन इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. उस समय के बाद पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज ए कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस. कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है विद द एम providing mutual defense through military and political means if a member state is threatened by an external country. ठीक है, आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा और नाटो वर्क करना शुरू कर देगा. आर्टिकल 5 क्या है? हैज़ इन्वोक्ड वंस, एक बार हुआ है बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन अ वेक ऑफ 9/11 अटैक 2001. फाउंडर कौन कौन से हैं? 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं. यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, ये फाउंडिंग मेंबर्स. फिनलैंड एंड स्वीडन आर ऑन द कस्प ऑफ ज्वाइनिंग नाटो. ठीक, द मोस्ट रिसेंट एडिशन वर मॉन्टेग्रो in 2017 and North Macedonia 2020. Bringing the total number of NATO member states is 30. It means NATO is expand हो रहा है. NATO's open door policy क्या है? आर्टिकल 10 चार्टर में लिखा है, allows any European country that can enhance and contribute to the security of North Atlantic area to join, वो ज्वाइन कर सकता है. मेजर नाटो एलाइज स्टेटस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा. इट इज़ अ डेजिग्नेशन गिवन बाय यूएस गवर्नमेंट. यूएस गवर्नमेंट डेजिग्नेशन देती है तो क्लोज एलाइज दैट हैव स्ट्रेटेजिक वर्किंग रिलेशनशिप विद यूएस आर्म फोर्सेज आर नॉट, बट जो मेंबर नहीं हैं नाटो के, ये मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस देती है यूएस गवर्नमेंट. ठीक है, यूएस हैज़ डेजिग्नेटेड 30 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया, देखिए जो जापान हो गया, साउथ कोरिया, जापान, इसराइल एक्सेट्रा एज अ मेजर नॉन नाटो एलाइज. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम 4 इंडो पैसिफिक कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया ज्वाइन एंड नाटो समिट. पहली बार ज्वाइन किया इन्होंने टू डीपन कोऑपरेशन एंड एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस को डील करने के लिए. तो इस तरह से हमने आज के प्रीलिम्स के टॉपिक को डिस्कस कर लिया.
ठीक। और इसको आप स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कंटेंट में कोई दिक्कत लग रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं कैसे इसको रेक्टिफाई करूं। ठीक है, आपके कमेंट को मैं जवाब दूंगा, मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।